चलिए सर, लेक्चर नंबर 6 पे आते हैं। IFRS 5 आज की क्लास में चला 2 सवाल करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था जल्दी बताएं। अब तक हमने पढ़ा था सर कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव था IFRS 5 का कि शेयर होल्डर को पहले से बता दो कि भैया ये जो है एसेट डिस्पोज होने वाला है या पूरा ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम आगे आए और हमने पढ़ा था सर कि हम जो है इसके अंदर स्कोप में सब क्लासिफाई होते हैं, मेजरमेंट से कुछ चीजें आउट हैं। बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, स्कोप में सब क्लासिफाइड है, लेकिन जो इसकी मेजरमेंट है उससे IAS 12 है, लीजेज है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, IFRS 9 ये आउट है सर। फिर और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने कहा था कि IFRS 5 के हिसाब से अगर किसी एसेट को आपको क्लासिफाई करना हो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल तो 5 बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात इमीडिएट सेल कंडीशन में हो, दूसरी बात सेल हाईली प्रोबेबल हो, तीसरी बात कमिटमेंट हो मैनेजमेंट की, चौथी बात एक्टिव मार्केट, और हमने कहा कि चांसेस रेयर हो कि वो उसको रिवर्स करें। फिर और आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा था कि सर मेजरमेंट पे आए तो हमने कहा जब तक मेजर में IFRS 5 में नहीं आई, IFRS 5 खुद कहता है कि बेटा मेरे पास लाने से पहले रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको रीमेजर करके आ। फॉर एग्जांपल IAS 16 का कॉस्ट मॉडल है तो इम्पेयरमेंट करके आ, रीवैल्यूएशन मॉडल है तो रीवैल्यूएशन करके आ, मेरे पास उसकी ट्रीटमेंट करके आ। फिर जब मेरे पास आ जाता है तो इसके बाद इसकी जो है ट्रीटमेंट होगी मेरे हिसाब से, और IFRS 5 कहता है कि मैं मेजर करता हूं लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो हमने कुछ सवालात में देखा था कि सर 16 के हिसाब से रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू इन यूज की वजह से ज्यादा था तो वो इम्पेयर नहीं हुआ, लेकिन यहां पर आके इम्पेयर हो गया क्योंकि फेयर वैल्यू कम थी। सही है सर। फिर हम और आगे बढ़े, हमने कहा सर ये तो एक नॉर्मल कहानी चलती रही, लेकिन फिर इसमें आ गई रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में क्या था, हमने कहा कि सर कैरिंग अमाउंट जब हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करते हुए हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हम रिवर्सल में एक रूल बनाएंगे। वो क्या होगा, कैरिंग अमाउंट पहले तो IFRS 5 कहता है कि इम्पेयरमेंट आ गई मेरे हिसाब से आई या किसी और स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से आई, तुम उसको मेरे अंदर रिवर्स कर सकते हो। हमने कहा बढ़िया हो गया, लेकिन रिवर्सल करते वक्त उसने कहा एक बात का ख्याल रखना। वो क्या थी कि आफ्टर रिवर्सल कैरिंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग अमाउंट हैड एसेट नेवर बीन इम्पेयर्ड और रीवैल्यूड। सही है सर। फिर और आगे बढ़ा था और हमने कहा अगर एसेट रीवैल्यूड एसेट हुआ IAS 16 के हिसाब से, तब हमने कहा उसमें भी अफेक्टिवली कॉन्सेप्ट यही होता है, बट वहां पर हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह आ जाता है जो हमने कहा उसका लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट था, अगर आपको याद हो। फिर आगे आए थे, हमने आगे सर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने कहा भाई IFRS 5 के हिसाब से हमारी नीयत तो हो गई थी सेल की, है ना सर, पिछली क्लास में, लेकिन अब नहीं बिका, या हमने कहा चेंज इन प्लान टू सेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो स्टैंडर्ड ने हमें बताया कोई मसला नहीं, वापस पुराने स्टैंडर्ड में लेकर आ जाओ, लेकिन लाते वक्त एक उसूल याद रखना, और वो उसूल क्या होगा, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। उसके लिए हमने पिछली क्लास में एक सवाल देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा ही है सर, 7 देखा था, 8 देखा था, 8 देख लिया था। 8 कौन सा, सेमिक कंपनी वाला था। आ जाए सर, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया था तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 10 होपफुली। तो आ जाए, 9, 10 होगा या कोई एक पास पेपर का, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आ जाए जी, आ जाए सर। याद रखें फिर खुदारा मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने पोर्टल का एक्सेस ले लिया है वो IFRS 15 को करना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि अभी अगर सुकून का पीरियड है तो याद रखें यहाँ पर सुकून कबर में नहीं, दिसंबर और उससे पहले वाले महीनों में है, या मई जून वगैरह इनमें है, क्योंकि जो अफेक्टिवली आप जनवरी फरवरी में बिज़ी होंगे, इसी तरीके से आप जुलाई अगस्त सितंबर में बिज़ी होंगे। तो बिज़ी वाले पीरियड में मैं नहीं चाहता, मैंने बहुत देखा पिछली दफ़ा, बहुत चीते बच्चे सर, उन बच्चों का एंड में मुझसे उन बच्चों ने पूछा कि सर ये टॉपिक मैं छोड़ दूं वो टॉपिक। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुँह से सुनो एंड में कि सर ये टॉपिक छोड़ दूं, क्यों सर, उस वक्त क्लासें नहीं दी और अब टाइम नहीं। सही है सर, टाइम पे चीज़ें सर देखें पॉइंट, लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, टेंशन ना लें। अच्छा सर, आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विंटर
15 का सवाल है। किसका सवाल है? विंटर 2015 पास्ट पेपर AAFR। मैं आपको बता चुका हूं IFRS 5 नीचे लेवल पे ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? इन अकॉर्डेंस विद दी requirements of IFRS discuss how the asset should be accounted for in the ABCs for the 30 जून 14 और 15। तुम लोग इस काबिल हो कि अब और तुम बड़े बच्चे भी हो गए हो, तो खुदारा प्यारे प्यारे बच्चों, अगर 2 साल है तो उनको पेपर अभी से क्लास में सीखना है कैसे पेपर में परफॉर्म करना है। अंडरलाइन करना शुरू कर दो। 14 और 15 में कैसे रिकॉर्ड करोगे उसको अंडरलाइन कर लो। फिर ये शख्स हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है? 29 जून 14 डेट्स को अंडरलाइन करना तुम्हारी डिफॉल्ट आदत बन जाए। ABC Limited classified an item of PP as being held for sale when its carrying amount was 240 million, its fair value was 225 million, and estimated cost to sell were rupees. The asset had been purchased for a cost of rupees 300 million on 1 July 14 and had a useful life of 10 years। इसका मतलब है अभी तक 2 साल यूज हुआ है, तभी 240 पे है ना सर, बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ भी है। फिर क्या कह रहा है? यहां तक तो 2004 की बात हुई है ना। अब देखो ये सीखो, क्लास में सीखना है मेरा चंदा। याद रखो CA फाइनल है, अब ये बच्चों वाला गेम खत्म है, अब हार्ड बॉल क्रिकेट चल रही है। सर क्लास में सीखना है, तुम्हारा माइंड फौरन से बता दें कि यार ये 2014 की तो कार्रवाई समझ में आ गई है, 16 से लेकर आना है 5 में, और आपको अपरेंटली नज़र भी आ रहा है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम है। तो तुम्हारे दिमाग ने सवाल पढ़ते ही प्लानिंग कर ली कि क्या करना है 4 में। पासिंग मार्क्स वहां से निकल गए। अब आते हैं 5 में। ABC failed to sell the asset and therefore on 30 June 15 it decided to reverse the original decision and uses it in the business. At 30 June 15 the asset had a fair value of rupees 30 million and estimated cost to sell amounted to rupees 5 million. ABC estimated that annual cash flows from the asset would be rupees 50 million per annum for the remaining useful life of the asset. ABC uses weighted average cost of capital at the 12%। ये 12% क्यों दे रहा है? इसका मतलब है ये एसेट 31 दिसंबर 30 जून 4 में पड़ा हुआ होगा IFRS 5 में और बाकी आ गया होगा PP में, ऐसा ही है। तो सर पासिंग मार्क्स अप्रोच आसान चीज़ है, आपने कहा IFRS 5 ना, PP में लाने के बाद तो वैसे भी बात करनी है। तो आ जाएं सर, इसने हमसे पूछा कि मुझे बता दो 4 और 5 में क्या होगा। इसने मांगे डिस्कशन में लफाजी होती है, अभी मैं आपको लफाजी की तरफ नहीं लेकर जा रहा हूँ। अभी हम सिंपल सा काम ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। आप सबके हाथों में होना चाहिए कैलकुलेटर इस समय। SOFP पे आए, हमने कहा 2005 2004, अच्छा 15 और 14 है, अल्लाह अकबर कबीरा, 15 और 14। चलें सर, हमने कहा इसमें एक तो आएगा हमारे पास SPP और एक आएगा नॉन करंट एसेट में 1 साल, और 1 साल आएगा हमारे पास करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब सब बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे, कॉपी करने के लिए बहुत टाइम होगा। पहले हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में जब हम आए तो हमने कहा इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 240। मानते हो? सब बच्चे इधर देखना, ये पूरी मैं वर्किंग कर रहा हूं तो मैं फिगर्स लिखते। अब अगर ये 240 का था और क्या हमें रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, पिछली क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपने सही से ली है उसकी रिकॉर्डिंग भी, कि IS 36 कहता है कि अगर वैल्यू इन यूज नहीं है तो फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट, लेकिन वाइस वर्सा चलता है, फेयर वैल्यू नहीं है तो वैल्यू इन यूज इज इक्वल। सही सर, तो हमने कहा हम इम्पेयर तो नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही लेकर आ जाएंगे किसमें, PP के अंदर 30 जून 14 को, है ना सर। हमने कहा हम PP से IFRS 5 में लेकर आ गए, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट PP कितने से 240, मानते हो। अब हमने कहा हम आगे आ गए, अब हमने कहा यहां पर आके फेयर वे, अब IFRS 5 चिल्ला चिल्ला के क्या कहता है, मेजर करना है लोअर ऑफ IFRS 5 आया, इसने कहा भैया मेरे हिसाब से इसको मेजर करो किस पे, ये ICAP का सवाल है याद रखना, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो हमने कहा कि भैया कैरिंग अमाउंट कितनी थी 240, फेयर वैल्यू 225, 25 माइनस 5 कितनी हो गई 200, तो कितने की इंपेयरमेंट आ गई, एंट्री क्या बनेगी
इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, P&L डेबिट, नॉन करंट एसेट कितने से मानते हो? यस सर। अब सर मैं यहाँ पर इसको 220 से रिकॉर्ड कर दूं। देखो पासिंग मार्क्स अप्रोच, एक्सट्रैक्ट का सारी चीज़ें एक एक होते जाओ, उसको करते जाओ। और हमने अगर मैं यहाँ पे SOCI भी बना दूं तो SOCI के हिसाब से भी 2015 और 2014 क्या होगा ये कितने से? 20 मान गए? यस सर। हमने कहा अब आगे हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, यहाँ पर आके डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है। अब आगे 30 जून 15 और हमने कहा साल गुजर गया, लेकिन ये एसेट बिका नहीं। अब हम इसको जा रहे हैं रिवर्सल पे, है ना। अब हमने कहा जब हम IFRS 5 से वापसी निकलते हैं तो IFRS 5 से जब हम IAS 16 में आते हैं, किसी में भी जा रहे हैं वापसी, तो वो कहता है वापसी होगी किस शर्त पे? लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसे ना इम्पेयर्ड हुआ ना डेप वो हुआ मोटो कुछ भी, तो आज क्या वैल्यू की रीवैल्यू। तो हमने कहा भैया 300 का था और हमने कहा 3 साल की डेप्रिसिएशन हो जाती है ना सर। 3 साल की डेप्रिसिएशन कैसे? 300 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, 13, 14, 15 है ना सर। तो हमने कहा इसकी वैल्यू कितनी होती? 210। रिकवरेबल अमाउंट पे आते हैं। इस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? इसने हमें बताया 230 थी और 5। तो हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई प्यारा बच्चा? 225। कैसे? 230 माइनस 5। ऐसा ही है? यस सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने कहा अच्छा सर फिर जो है हमारे पास वैल्यू इन यूज कितनी आई, जरा जल्दी से सब बच्चे बता दें। वैल्यू इन यूज आएगी, हमने कहा कि सर वैल्यू इन यूज की अगर मैं वर्किंग यहां पर करूं, याद है ना सर NUT का फॉर्मूला? इस स्टेज पे गुनाए कबीरा है अगर तुम भूल जाओ तो। 1 - 1 प्लस I की पावर -n डिवाइडेड बाई I। कितने साल भाई, कितना था कैश फ्लो? 7 ईयर्स। 50 की पावर डिवाइडेड बाई कितना हुआ? 228। अब हमने कहा 228 तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हुई? 200। अब आओ तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ वैल्यू न्यूज़ रिवाइज करवाया। मैं पेपर में होता ना तो मैं वैल्यू न्यूज़ निकालता ही नहीं। क्यों? मुझे पता है मुझे रखना किस पे। अबे भाई जब लोअर ऑफ पे रखना है और हिस्टोरिकल कॉस्ट 210 आ गई तो ये 225 आ गई, तो वैल्यू न्यूज़ 50 भी आ जाए तो मुझे तो इसी को कंसीडर करना है। अब ये मेरा नहीं ख्याल है। देखें पॉइंट क्या है, जब उसने हमसे ट्रीटमेंट पूछी है ना, मैं होता ना मैं ये वर्किंग नहीं करता और मैं लिख देता वैल्यू न्यूज़ नॉट कंप्यूटेड बिकॉज फेयर वैल्यूज ऑलरेडी अबव हिस्टोरिकल कॉस्ट। खत्म। समझ रहे हैं आप सर? ये चीज़ें सीखें, ये चीज़ें ऐसे जुगाड़ मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। मैंने CA में बहुत जुगाड़ लगाया है ऐसे। भाई क्यों? तो कोई मसला नहीं, कम भी लगा दो तो रिकवरेबल अमाउंट तो 225 हो जाती ना। समझ रहे हैं? और हमें लोअर पे रखना है 210 और 225 के। तो ये निकालना क्या था? जुर्म तो नहीं था, लेकिन ये निकालने में आपका टाइम वेस्ट हुआ। तभी एग्जामिनर बहुत चालाक होता है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने अब अपनी वेबसाइट से हटा दे, लेकिन वो हमसे निजी महफिलों में कहता है ये बात कि बोलता है यार बच्चा इतना बेवकूफ़ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालते हैं। वो -0.88 नहीं करता, समझ रहे हो? वो हर साल की या फॉर्मूला नहीं लगाता कॉस्ट इंटू 1 माइनस, बोला ये पूरा। तो ये खुद हंसता है एग्जामिनर, यकीन मानो। बोलता है तुम बच्चों को तुम लोग ये चीज़ें सिखाते नहीं हो। वो फिर बोलता है पेपर पूरा नहीं हुआ। तो भाई और FFR में तो ये चीज़ें जितनी कर सकते हो करो भाई, टाइम ही नहीं होता। तो अब हमने कहा कि सर 220 पे मेरा एसेट पहले ही था, अब कितने पे लेकर आना है? और ये भी IFRS 5 के हिसाब से पहले मैं इसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करूंगा, फिर लेकर जाऊंगा मैं PPE में। तो मैं 30 जून को एक एंट्री बनाऊंगा, एक और क्या? इम्पेयरमेंट लॉस। ये भी बन रही है 30 जून 15 को।
कितने से इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कितने से 10, फिर एंट्री बनेगी पीपी डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट 200। ये 6 नंबर का सवाल था 2015, 7 साल पुरानी बात है। और तुम लोग तो मतलब पता है ना उस टाइम पे स्कूल में थे, है ना। और इम्पेयरमेंट आ गई 10 के। अगर साल के बीच में बता दो बिल्कुल करते, ठीक है। हम भी ये कह रहे हैं कि यार देखो साफ सी बात है, अभी आप स्ट्रेस टेस्टिंग करो थोड़ी सी। तो एज अ टीचर हम आईकेप को कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस टेस्टिंग अभी आपने की नहीं, क्योंकि यार आप कह रहे हो ना बच्चे दे रहे हैं, रिमोट दे रहे हैं, एमएसए वाले दे रहे हैं, वो आवाम कम है। हम बोलते हैं अब आप FFR की आवाम दो, जो पहली अटेम्प्ट में बच्चे पेपर यूजुअली देते हैं, PFD की आवाम दो, ऑडिट की आवाम दो। इन बच्चों के साथ जब स्ट्रेस टेस्टिंग हुई ना और पेपर के दौरान तुम्हारा सिस्टम मसला कर गया, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं जाता। और ACCA के साथ ये हुआ है, आपको पता है पहली अटेम्प्ट में इसी से जब पहली अटेम्प्ट ली थी ना, तो पेपर के दौरान सिस्टम के मसाइल हुए, लोगों ने बड़ी और ACCA साइड से बड़ा इदारा है, बड़ा इन से ग्लोबली उसने बच्चों को पैसे वापस देते हैं, कोई और कुछ नहीं कर सकते, बड़ा तुम्हारी फीसें तो वापस, पर एक ग्लोबली मसला हुआ। आईकेप को हम कह रहे हैं, आईकेप कह रहे हैं सर देखें भरोसा रखें, हम अपनी तरफ से काम। तो आईकेप कह रहे हैं सर वैसे भी अभी की क्या परेशानी है, देखेंगे जुलाई अगस्त में। बट मैं अभी भी हम आईकेप को कह रहे हैं देखो यार, दूसरी बात मैं बच्चों को कह रहा हूँ ना कि यार एक चीज़ पे तुम्हें तैयारी शुरू करनी है, वो है टाइपिंग स्पीड पे। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली डर है ना, देखो प्रैक्टिकल में ना तुम लोग का एक्सेल में दिमाग चल सकता है क्योंकि तुमने फॉर्म में उसी की प्रैक्टिस की है। मेरा अपना एक मसला है कि मतलब शायद मैं हो सकता है थोड़ा पुराना हो गया हूँ, इसलिए मैं जब तक पेन से लिखता नहीं हूँ ना, तो मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी आइडियाज़ नहीं आते। मैं टाइपिंग करता हूँ तो मुझे वो क्रिएटिविटी नहीं फील होती जो कि पेन से लिखने में होती। तो मैं कहता हूँ यार अगर थ्योरी के पेपर में मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग आधा वैसे ही सोया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है भाई। सही है, कुछ चीज़ें आप आईकेप इस चक्कर में आए, आईकेप पूरा करके, और आपको पता है इस दफ़ा रिजल्ट कब आ रहा है? 13 जनवरी फाइनल का, अफेक्टिवली 1 महीने में दे रहा है आईकेप। आज 15 है भाई और पिछले में। तो आईकेप इसी चक्कर, आईकेप कह रहा है यार जितना ऑनलाइन होगा हमारे लिए आसान है, चेक करना ये वो। सबके पास आजकल टैबलेट है, सबके पास पूरा एक वो चला गया पेपर, सॉफ्ट कॉपी, पेपरलेस एनवायरनमेंट, सब कुछ। हम कह रहे हैं भाई सही है वो सब बातें, लेकिन यार आप बच्चों के साथ थोड़ा सा ज्यादती। लेकिन लेट्स सी आईकेप क्या कहता है। अभी फिलहाल हम आएंगे और हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ग्रुप। अब सर सुनिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट जो देने लगा हूँ ना डिस्पोजल ग्रुप का, इसको आज की क्लास में ही सब बच्चे बड़े अच्छे से समझ भी लेंगे और इंशाल्लाह कोई मसला भी नहीं होगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना सर? चले सर, डिस्पोजल ग्रुप को आप समझिएगा। सर देखें, आप बिजनेसमैन में हमेशा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि विद इन आर्टिकल्स ही आपके अंदर और विद इन क्लासेज ही आपके अंदर के एक बिजनेसमैन भी उजागर कर दूँ। मतलब वो बिजनेसमैन ऐसा हो कि उसको देख के आपको खुशी भी फील हो, सब कुछ हो अपना। सही है। तो सर मैं आता हूँ डिस्पोजल ग्रुप पे। किस पे आता हूँ? डिस्पोजल ग्रुप पे। अब डिस्पोजल ग्रुप को ज़रा समझना, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हम लिखा होता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ब्रैकेट में क्या दिया होता है? डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप, पहले तो इसको ज़रा समझो इसका कॉन्सेप्ट, और ये भी समझा दूंगा आज ही कि ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कैसे अलग है, सादा एग्जाम्पल से इंशाल्लाह। KNS एक इदारा है, यहाँ पर कैफ भी है, PRC भी है CA का, और CA फाइनल भी है। इसी तरीके से ACCA है, उसकी फाउंडेशन भी है, फंडामेंटल लेवल भी है और प्रोफेशनल लेवल भी है। अब अगर KNS फॉर एग्जाम्पल एक पेपर कहता है, कैफ का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैफ 7 जो कि अभी कंपनी लॉ चल रहा है। KNS कहता है हम कैफ 7 ऑफर नहीं कर रहे,
तो पूरा कैफ डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे, एक पेपर कर रहे हैं डिसकंटिन्यू, इसको कहते हैं डिस्पोजल ग्रुप। अगर पूरा कैफ करते तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब पूरा एक बिजनेस सेगमेंट बंद कर रहे हो, एक बड़ा पूरा एक मेजर प्रोडक्ट लाइन बंद कर रहे हो, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एक प्रोसेस को, एक पार्ट को कर रहे हो, वो क्या हो जाता है? डिस्पोजल ग्रुप। दूसरी एग्जांपल देता हूं, केनेस की एग्जांपल समझ में आ गई सर? कैफ 7 बंद करने डिस्पोजल ग्रुप, लेकिन कैफ पूरा बंद करने डिसकंटिन्यूड। दूसरी एग्जांपल देता हूं, हमने कहा सुजुकी हम सबकी नापसंदीदा ब्रांड, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू सुजुकी कह रही है। इस वक्त मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हम मोटरसाइकिल भी बनाते हैं और कार्स भी बनाते हैं, ऐसा ही है। अगर मैं कार्स की बात करूं ज़्यादा, तो हमने कहा अब आ रही है ऑल्टो, ते, कल्टस, इसके अलावा इनकी कौन सी गाड़ी आती है? स्विफ्ट, है ना सर? और कोई याद आ रही है सर? इनकी तो एक वो भी तो आती थी ना कि आज लो सब, हमने कहा ये 3 गाड़ियाँ, सही है। अब सुनना, सुजुकी ऑल्टो बंद करती है, सुजुकी कल्टस, सुजुकी स्विफ्ट या मोटरसाइकिल को बंद करती है, ये हम कहेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। लेकिन सुजुकी कहती है यार जो ऑल्टो है ना, उसके अंदर हम इस वक्त पार्ट्स को मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहे हैं और असेंबल भी खुद कर रहे हैं, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी साइलेंसर जिसको हम मफलर कहते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, छोटे मोटे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी है, स्टीयरिंग की भी है, डैशबोर्ड की भी है, इंजन की भी है, सब कुछ है। सुजुकी कहती है कि यार आज से जो उसका साइलेंसर होता है ना गाड़ी का, वो हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, वो हम मार्केट से किसी और से मैन्युफैक्चर करवाएंगे। मतलब उसको टॉल मैन्युफैक्चरिंग आप लोग पढ़ेंगे, टॉल मैन्युफैक्चरिंग या सब कॉन्ट्रैक्टिंग, उससे पढ़ाएंगे, उसको पर पीस एक रेट दे देंगे। लेकिन सुजुकी के पास एग्जिस्टिंग उसकी मशीनरी मौजूद है, अब तक खुद मैन्युफैक्चर कर रहे थे, है ना सर? तो लेकिन अब उस मशीन को सुजुकी ने कह दिया हमको बेच देने का है, अब हमारे यूज में नहीं, क्योंकि अब हमने टॉल मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट किसी और से कर लिया है। तो वो जो पर्टिकुलर था मफलर बनाने का सेगमेंट, उसको हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? डिस्पोजल ग्रुप। समझ रहे हो सर? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता पूरा ऑल्टो तूने बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट को, सेगमेंट के अंदर की छोटी सी चीज को तुम बंद करके उस प्रोसेस को आउटसोर्स कर लो, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्पोजल ग्रुप। तो क्या मैं समझ में आ गया सर डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? कोई बहुत से आपको होता है जजमेंट अप्लाई करें, सही, सब्जेक्टिव है। क्राइटेरिया बस ये याद रखें, मैं पूरा अगर मैंने अपना सेगमेंट बंद कर दिया, कोई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन बंद कर दी, दैट इज डिसकंटिन्यूड। लक्स बंद हो रहा है, यूनिलीवर कह रहा है लक्स का पहले रॉ मटेरियल भी हम खुद बनाते थे, अब हम सेमी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल बनाने की मशीनरी थी उसको डिस्पोज कर रहा हूं, तो वो डिस्पोजल ग्रुप है। समझ रहे हैं सर? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और डिस्पोजल ग्रुप का फर्क आपको बड़े वाज़ा होना चाहिए यहाँ पे, सही है सर? क्योंकि अकाउंटिंग में फर्क है। तो छोटी सी चीज को आप कर रहे हैं डिस्पोजल ग्रुप, सही है सर? और अगर आपने पूरा, अब बाज़ दफ़ा में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन लोकेशन का भी होता है। हमने कहा इस वक्त यूनिलीवर पाकिस्तान में भी धंधा कर रही है, अफगानिस्तान में भी संभाल रही है, छोटी मोटी मशीनरी वहाँ पर भी। उन्होंने कहा था अगर हम अफगानिस्तान को ही बंद कर लें तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। समझ रहे हैं सर? तो डिस्पोजल ग्रुप छोटा सा एक हिस्सा। हमने कहा एक फर्नीचर वाले, उसने कहा यार पहले जो ना हम फर्नीचर खुद बनाते भी थे, सेटिंग भी और पॉलिश भी, अब उसने कहा पॉलिशिंग मैं नहीं करूँगा, किसी और से करवाऊँगा। तो जो पॉलिशिंग वाला सेगमेंट है वो क्या हो गया? डिस्पोजल ग्रुप, सही है सर? तो इस बात को हमें बिल्कुल वाजे क्लियर हो जाना चाहिए, बातें डिस्पोजल ग्रुप। बाज़ मरतबा जब देखा ना, एक तो होता है मैंने 1-2 एसेट को बेचा, एक दफ़ा बाप ने कहा सुजुकी कह रही है साइलेंसर से रिलेटेड जितने भी एसेट है ना सबको एक साथ बेच रहा हूँ, और जब सारे एसेट बिक रहे हैं साथ तो वो किस में फॉल कर जाएंगे? और डिस्पोजल ग्रुप का रूल बड़ा सिंपल है, आप एग्रीगेट बेसिस पर चेक करते हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। और हो सकता है डिस्पोजल ग्रुप में कुछ लाइबिलिटीज भी आ गई। आपने कहा एसेट तो बेच रहा हूँ साइलेंसर बनाने के, लेकिन मैंने साइलेंसर से रिलेटेड कुछ मेरी एक रॉ मटेरियल था साइलेंसर का, उसकी लाइबिलिटी भी थी,
मैंने एक पार्टी को बोला यार सब तू ले जा, एसिड भी तेरे, लाइबिलिटी भी तेरी, तो वो क्या हो जाता है, डिस्पोजल ग्रुप। तो हमने कहा यहां पर कॉन्सेप्चुअली समझना कोई डिफरेंस नहीं है। IFRS 5 rules will be applied, but on aggregate basis। पूरे ग्रुप की साथ टेस्टिंग कर ले तो वैल्यू इन यूज की, सही है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की और कैरिंग अमाउंट, और फिर आप बोलते हो कि यार क्या है, अभी हम सीखेंगे। लेकिन डिस्पोजल ग्रुप हमें क्लियर हो गया सर? 1 मिनट अजान के लिए रुक जाते हैं। चलें सर, अब अगर हमने ये पढ़ लिया तो हम इसको थोड़ा सा समरी से भी पढ़ लेते हैं, ताकि हम समरी से पढ़ने के बाद आगे बढ़ जाएं। समरी में आ जाएं। अब इसमें डिस्पोजल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं समरी में ऊपर ही। अ डिस्पोजल ग्रुप इज अ group of assets possibly with some associated liabilities which an entity intends to dispose of in a single transaction. Measurement basis required for non-current assets classified as for sale is applied to the group as a whole. The entire group is measured at lower of its carrying amount and fair value less कॉस्ट टू सेल। इम्पेयरमेंट लॉस, अच्छा इम्पेयरमेंट लॉस की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम छोटे से छोटे हैं उसके लिए ना। अब आए सर, अब यहाँ पर एक आईकेप ने तो नहीं किया, लेकिन ICAW ने देखा ना, यहाँ पर हम ICAW देखा, ICAW ने अब इसमें एक बड़ी अच्छी शरारत की और एक सवाल दिया। उस सवाल को हम अभी करने जा रहे हैं। ICAW ने कहा तुमने क्लासीफाई कर दिया क्या, डिस्पोजल ग्रुप, 1 साल गुजर गया, 1 साल में से डिस्पोज नहीं हुआ। अब सुनना, अब यहाँ पर भी एक 1 साल मेरा गुजर गया, मैंने सोचा हुआ था किसी पे और डिस्पोज नहीं हुआ, तो क्या लाजिम है, फ़र्ज़ है कि मैं उसको रिक्लासीफाई कर दूँ? नहीं। तो याद रख लेना, अगर इसको हम बल्कि नोट भी कर लेते हैं ताकि आप घबराएं नहीं कि भाई IFRS 5 क्या कहता है, इमीडिएट सेल कंडीशन में और सेल प्रोबेबल मतलब 12 महीने में हो जाए, सही है ना। लेकिन अगर हमने कहा आफ्टर a year if sale not occurred, फिर क्या करेंगे? जरूरी है कि रीक्लासिफिकेशन? नो, रीअसेसमेंट जरूरी है। क्या है? रीअसेसमेंट वेदर टू क्लासिफाई as disposal group, मतलब as classify under IFRS 5 for another period or reclassify back to relevant IFRS। सही है सर, तो मुझ पे फर्ज नहीं है भाई, देखे ना, नियत होती है। अब नियत थी कि मैं बेच दूंगा, नहीं बिका, नियत थी कि मैं बेच दूंगा, सब कुछ था, किसी भी वजह से एसेट नहीं बिका, साल खत्म हो गया। सर डिस्पोजल ग्रुप में कह रहे हैं कि एंटिटी वांट्स टू सेल ऑल द एसेट्स एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन में सेल ना, अब मैं इस पे आता हूँ ना, पहले हमने यहाँ तक सर, यहाँ तक क्लियर है। अब आईकेप ने कहा हमारी इंटेंशन थी सिंगल ट्रांजैक्शन में बेचते। अब सवाल यहाँ पे 2 आते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन में ना बिके, के इलेक्ट्रिक के साथ ये मसला अब आप बड़े होंगे, प्रैक्टिकली रहा। के इलेक्ट्रिक चाहता था कि अपने पूरी कंपनी को बेचे, जो भी आता था ना वो कहता था के इलेक्ट्रिक भैया देखो तुम्हारी बिजनेस के 2 हिस्से, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली का बनना और बिजली का जो भी आता था ना वो कहता था जनरेशन खरीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि यार लॉसेस असल में कुंडे तो वहीं पे है ना, तो के इलेक्ट्रिक कहता था सॉरी हम नहीं बेचेंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है, पार्टी बोले यार ये एसेट चाहिए वो। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कंपनी की नीयत, कंपनी भी देखती असेस करेगी। के इलेक्ट्रिक तो मैंने आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दी, बट वो तो एक पूरी कंपनी एज अ होल थी।
भाई कंपनी बोलती है, अब कंपनी को भी पता है कि यार अगर ये एसेट कोई मुझसे ले लेगा तो दूसरा तो कोई देगा ही नहीं। तुमने मशीन ये ले ली तो मशीन भी तो फिर किसी काम की नहीं मेरे, तो कंपनी अक्सर नहीं बेचती है। तो प्रैक्टिकली तो यहाँ पर ये, और कंपनी अलग अलग बेच रही है तो फिर कंपनी अलग अलग उसकी अकाउंटिंग करेगी, वो हम देख सकेंगे। देखते हैं यहाँ पर मेरा सवाल ये भाई कि अब मैं आपको बता रहा हूँ किसकी शरारत, क्या बता रहा हूँ। साल हुई नहीं बिका, भाई चेक कर लो, अभी भी नीयत है, कंडीशन पूरी करते हो बेच दो, नहीं नीयत है मसला है। अब ICAW ने एक शरारत की, बोला डिस्पोजल ग्रुप था, तुमने एग्रीगेट बेसिस पे लेके चले गए IFRS 5 में, बढ़िया हो गया। बाद में तुमने कहा यार अच्छा अब साल गुजर गया, 3 मशीनें थी या 2 मशीनें थी, ये मशीन वापसी लेकर जाना चाहते हैं और जो रह गए उनको वहीं पर रखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि बाकी चीज़ें बिक जाएंगी तो बिक जाएंगी। तो अब इसी किस्म का एक सवाल देखने जा रहे हैं, तो चलें सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तुम लोगों को तो लगता है कि CA के बाद ICAP के बाद सब चीज़ें आसान है, तो तुम्हें अभी पता चलेगा, अब बड़े हो गए हम। एक ACCA का झटका तो तुम लोग इसी क्लास में देख चुके हो ना। एक ACCA का सवाल था जिसमें मेजॉरिटी क्लीन बोल्ड हुए थे। अब 10 पे आ जाओ, ICAW वाले भैया। The N-Dombey company classified a group of assets as held for sale। ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात कर दी तो हमने कहा डिस्पोजल ग्रुप की बात कर रहा है, सही। ग्रुप ऑफ एसेट के साथ चाहें तो लिख भी दें लर्निंग आउटकम के तौर पे, ग्रुप ऑफ एसेट्स मीन डिस्पोजल ग्रुप। ठीक है सर। Their fair value less cost to sell was 1180000। During 2007, the company decided that one of the assets, a polishing machine, should no longer be treated as an asset held for sale। उसने कहा पूरे ग्रुप में से एक पॉलिशिंग मशीन थी, इसको अब हम हेल्ड फॉर सेल नहीं करेंगे, हो सकता है उसकी ज़रूरत हमें आ गई हो। फिर कह रहे हैं the sale of the other assets was delayed due to events beyond the control of N-Dombey and the company remains committed to their sale, which is highly probable in 2008। हमने कहा देखो हम 2006 में क्लासीफाई किया, 7 तक नहीं बिके, पॉलिशिंग मशीन को हमने कहा इसको वापसी लेकर आ रहे हैं, बाकी जो एसेट्स हैं वो वहीं पर हैं, हो सकता है तो इजाज़त है, बिल्कुल हो सकता है। फिर आ रहा है एसेट्स वैल्यूज एंड डेट्स आर एस। पॉलिशिंग मशीन कितने पे थी? 4 लाख। अदर एसेट्स कितने पे थे? 1.5 लाख, और सब दे दी कैरिंग अमाउंट मिला के हो रही थी 1140। मानते हो? 9 लाख प्लस 240 मिला के कितनी हो गई? 1140। और मुझे बताओ इस दिन की फेयर वैल्यू कितनी थी? 1160, है ना जी। फिर कह रहा है मैं आगे आके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन 31 दिसंबर 2007 भी दे रहा है। फिर कह रहा है वैल्यू इन यूज एट 31 दिसंबर 2007। अब सर ये वैल्यू इन यूज हमारे लिए किसके काम की होगी? पॉलिशिंग मशीन या अदर एसेट? पॉलिशिंग मशीन, सही है सर। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि भैया मुझे बता दो कि इनकी क्या SOFP में पोजीशन होगी। तो मैं आप सब बच्चों को कहता हूं कि एक दफ़ा 5 मिनट लेके इसको खुद ट्राई करें, खुद ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Recording stopped. मिला के पूरे ग्रुप को एज अ होल। चलें सर, अब ये सवाल आपके सामने है और इस सवाल को गौर से सब बच्चों ने देखना है। अब आप लोगों ने यहाँ तक कितने लोगों ने कर लिया मुझे नहीं पता, कितने लोग पहुँच गए, कितने लोग खो गए, है ना। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सर देखें अब गियर चेंज हो रहा है। सही है, अपने आप को याद रखें, स्मार्ट स्टडीज़ पर रखना है लेकिन ओवर स्मार्टनेस पे नहीं जाना है। सही है सर, ताकि हम इंशाल्लाह, तो क्योंकि मैं आपको खैर आज की क्लास में बात भी शायद इसी पे करूँगा, फर्म में भी स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। मैं 1-2 जगह पे कुछ बना तो मेरे साथ कुछ हुआ, वो मैं आपको आज बताऊंगा। सही है, अब आ जाएं सर। मैंने कहा कि भैया मैं इसको 31 दिसंबर 2006 को मैंने पूरे ग्रुप को सोचा, जब ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात है जो डिस्पोजल ग्रुप मैं क्लासीफाई करूंगा हेल्ड फॉर सेल। अब जो रूल्स है ना वो ग्रुप की बेसिस पे अप्लाई होंगे। तब आपने कहा सर
31 दिसंबर 6, ऐसा ही है। अब मैं इसको IFRS 5 में जब क्लासीफाई कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं देखूंगा कि भाई ये IAS 16 के हिसाब से इम्पेयर तो नहीं, वही बात है। तो यहाँ पे क्या मुझे वैल्यू इन यूज दी हुई है 6 की? नहीं सर, अगर नहीं दी हुई तो वही वाला रूल अप्लाई होगा जो IAS 36 का पिछली क्लास में मैंने बताया कि अगर वैल्यू इन यूज नहीं है तो रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल सकते आप। तो हमने कहा सही है, लेकिन अब जो मैं इसको क्लासीफाई करूँगा ना, तो सब बच्चे देखें, मैं इसको क्लासीफाई करूँगा एज सिंगल डिस्पोजल ग्रुप के तौर पे। किस पे करूँगा? डिस्पोजल ग्रुप को करूँगा डेबिट। पीपी में मेरे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, मशीन, पॉलिशिंग मशीन, और पीपी अदर एसेट्स, है ना। हालांकि देखा जाए तो बैलेंस शीट के हिसाब से भी एक ही एंट्री, पीपी एक साथ ही शो होते हैं, बट हम अलग अलग शो और किस पे क्लासीफाई करते हैं? लोअर ऑफ अपना जब कैरिंग अमाउंट के हिसाब से IAS 16, तो IAS 16 के हिसाब से पीपी किसकी, पॉलिशिंग मशीन की कैरिंग अमाउंट कितनी थी इसने हमें दी हुई है 240, और ये 9 लाख, और कितने पे क्लासीफाई हुआ 11। अब जब ये IFRS 5 में आ गया तो हम कंपेयर करेंगे IFRS 5 के हिसाब से एग्रीगेट बेसिस पर। IFRS 5 चिल्ला चिल्ला के कहता है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस। तो आपने कहा सर कैरिंग अमाउंट आ गई 1140 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या थी 1160, है ना सर। इससे हमें बताई भी है पहली लाइन में 1180, सॉरी 1180, ऐसा ही है सर। तो हमने कहा सर लोअर क्या है, तो हम किस पे क्लासीफाई करेंगे 1140 पे। तो हमने कहा डिस्पोजल ग्रुप में ये मुस्कुराया आके कितने से 11। क्या मैं यहां तक क्रिस्टल क्लियर हूं सर? पक्की बात है। अब आगे आते हैं, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। अब हम आगे आए और हमने कहा कि जो है हम आ गए 31 दिसंबर 2007 में, और अब यहां पर हमने कहा डिस्पोजल ग्रुप का हो रहा है ब्रेकअप। क्या हो रहा है? ब्रेकअप। अब हमने कहा 31 दिसंबर 2007 को अदर एसेट्स तो रह रहे हैं किसमें, लेकिन हमने कहा पॉलिशिंग मशीन का टाटा बाय बाय हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है? यस सर, सही है सर। एक लर्निंग आउटकम और लिख लें ताकि आप पेपर में घबराएं नहीं। A part of disposal group can be reclassified back to relevant IAS IFRS. A part of disposal group can be reclassified back to relevant IAS IFRS. ऐसा नहीं हो सकता कि आए थे साथ तो जाओगे भी साथ, है ना सर। हो सकता है आए साथ हो, कैफ में आते सब बच्चे साथ हैं, फर्म में क्या सब बच्चे साथ जाते हैं? फर्म में सब बच्चे साथ, जो बच्चे साथ आते भी फर्म में एक साथ हैं, वो क्वालिफाई होके जाते एक साथ नहीं है। लेकिन आजकल की सिचुएशन बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, बच्चे चले गए। अभी जैसे एक स्टूडेंट मेरा आया हुआ था, फर्ग्यूसन का सेक्शन भी कर, दूसरे उसके आर्टिकल्स का भी उसका एक पेपर बाकी है MSA 2, उसकी माशाल्लाह PwC खुबर में जॉब हो चुकी है। सही है। तो उसने कहा बस, बल्कि जॉब क्या, उसका अभी वीज़ा नहीं आया है और 11 दिसंबर से ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, यहाँ पर बैठ कर काम भी कर रहे हैं। सही है। तो आप समझ रहे हैं 4 दिन 5 दिन उसको काम होके भी हो गए। वो मिलने आया था कि सर अब बस जाने की तैयारी है, बस मिल लूँ मैं आप लोगों सबसे ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसा हो। अब जिनके आर्टिकल 7 शुरू हो रहे हैं वो ख़त्म भी होने के बाद भी माशाल्लाह इंडस्ट्री में इधर उधर बहुत जॉब है। तो अब आप लोग के लिए अच्छा टाइम है, तो चलता रहेगा ये। अब आते हैं सर 31 दिसंबर 2007। सब बच्चे इधर देखें, डिस्पोजल ग्रुप का हमने कहा हो गया ब्रेकअप, और हमने कहा डिस्पोजल ग्रुप क्या हुआ सर, पॉलिशिंग मशीन पे आ गया। अब हमने कहा पॉलिशिंग मशीन 2,40,000 से मुस्कुरा रही थी यहाँ पर, है ना सर, इसके अंदर। और हमने कहा अदर एसेट्स कितने से थे, अदर एसेट्स थे 9 लाख। अब सब बच्चे इधर देख लेंगे, हमने कहा कि सर पॉलिशिंग मशीन को अब हम रिवर्स करें और हम दूसरे पे आते। अब अदर एसेट्स जो है हमारे पास, उनकी 31 दिसंबर 2007 को मुझे बताएं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो गई। हमने कहा इनकी कैरिंग अमाउंट थी इतनी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल
8,80,000 हो गई। इसका मतलब है 20,000 की तो इनके अंदर क्या आ गई, इम्पेयरमेंट आ गई। क्या एंट्री बनाऊंगा मैं, और डिस्पोजल ग्रुप क्रेडिट कितने से, 20,000। मानते हो? अब देख रहे हो पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा। मैंने क्या किया, मैंने इसको अभी टारगेट, मैंने कहा इसके लिए वो लोड ऑफ वाली वर्किंग करनी ना, ये अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि भाई इसमें आसान था। 20,000 की मेरी क्या आ गई, इम्पेयरमेंट आ गई, और डिस्पोजल ग्रुप मुझे पता है 8,80,000 फाइनल हुआ। तो मैं यहां पर जाके डिस्पोजल ग्रुप में लिख सकता हूं 880, है ना सर। अब आ जाता हूं किसके ऊपर, पीपी, पॉलिशिंग मशीन। पॉलिशिंग मशीन को मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर रहा हूं। जब ये रिवर्स होगी तो स्टैंडर्ड का रूल याद है ना, वापसी पे लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट, ऐसा ही है। अब आपने कहा सर रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अच्छा मुझे बताओ इसका क्या वैल्यू इन यूज निकाल कर दी हुई है? यस सर, कितनी दी हुई है, 170। और अच्छा अब मुझे बताओ इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट मशीन की कितनी होती है? हमने कहा सर मशीन हमने ली कितने की थी, 4 लाख की मशीन थी, मानते हो? अब देख रहे हो, और मशीन की लाइफ कितनी थी, 5 साल। सर कैसे पता, इसने हमें दिया हुआ है, लेकिन अगर हमें नहीं दे तो हमें पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी सर कितनी है सर। हमने कहा कि सर इसकी डेप्रिसिएशन और हमारी जो है इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल अगर लाइन में होता, नहीं भी देता तो आपको बता देता अगर कॉस्ट 1 जनवरी को 4 लाख थी और 31 दिसंबर 6 तक ये 160 तक की तो 2 साल यूज हुई थी। तब हमने कहा इसकी मजीद हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट थी 4, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 तक ये थी, 160 से डेप्रिशिएटेड अब कितने से हो गई, तो हमने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी हो गई, 160। मानते हो? हमारे पास कितने से मुस्कुरा रही है, तो क्या करूंगा, इसको 160 पर लेकर आऊंगा। यस सर, मैं इसको 160 पर लेकर आऊंगा। तो इस दिन अगर मैं इस एंट्री को, इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग बनाऊं तो मैं बोलूंगा 31 दिसंबर 7 को कुल मिला के मैं 3 एंट्रीज बनाऊंगा। पहली एंट्री तो मैंने यही बना ली है ना सर, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। क्या बना ली मैंने, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 20,000 से, और डिस्पोजल ग्रुप क्रेडिट कितने से, इसको मैंने खत्म किया। मान गए? अब सब इधर देख लें सर। फिर मैं आया, अब मैंने कहा ये जो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी, मतलब पॉलिशिंग मशीन थी, इसको मैं क्या किया, इसको मैंने रिक्लासिफाई करने से पहले इसको भी पहले मैं लोअर पे लाया। लोअर कितना था, 160। तो कितना हो गया, 80,000 इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और हमने कहा डिस्पोजल ग्रुप पॉलिशिंग मशीन क्रेडिट कितने से, 80,000, है ना सर। अच्छा इसको हम कह सकते हैं डिस्पोजल ग्रुप अदर एसेट्स, डिस्पोजल ग्रुप अदर एसेट्स, ऐसा ही है सर। अब सब बच्चे इधर देख लें। फिर इस एंट्री के बाद 80,000 की ये इम्पेयरमेंट, 20,000 की ये, तो मैंने कहा इम्पेयरमेंट लॉस मेरे पास 2007 में कितना आ गया, 1 लाख। मानते हो? यस सर, 1 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस मेरे पास मुस्कुरा रहा है। और मैंने कहा फिर एक और एंट्री बनाऊंगा, ये सारी एंट्रीज एक साथ हैं, कितने से, पीपी डेबिट डिस्पोजल ग्रुप पॉलिशिंग मशीन 160, ऐसा ही है। तो सर अब मैं आपको ना इसके पीछे की लॉजिक समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अब इधर आ जाएं सर, पीपी आ गया कितने से मेरे पास, 1,60,000, और हमने कहा सब हंसी खुशी रहने लगे। अब इसके पीछे की लॉजिक सुनिएगा। स्टैंडर्ड कह रहा है भाई जब रिक्लासिफिकेशन हो रही है ना तो फिर चीज़ों को वैसा कर, सही है सर, जैसा होना चाहिए था। हमने कहा अच्छा क्या मतलब है स्टैंडर्ड, तो ये जो बेसिकली लोअर ऑफ वाला यूज है ना,
उसके पीछे भाई क्या है, अगर ये एसिड पॉलिशिंग मशीन नहीं हुई होती IFRS 5 पे क्लासीफाई, तो IAS 16 के हिसाब से आप इसको करते हो, लिखते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट, या अगर इम्पेयर होती है तो रिकवरेबल अमाउंट। तो बेसिकली हमें उसी वैल्यू पे लेकर आ रहा है। देखो तुमने रिक्लासीफाई कर दी थी, उस वजह से रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू न्यूज इग्नोर हो गई थी, लेकिन अगर नहीं हुआ होता ऐसा तो फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती, या अगर बीच में इम्पेयरमेंट आई होती तो वही करते। तो सर ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था, ये पेपर में आपके 4-6 नंबर के लिए आ सकता है कि देखो डिस्पोजल ग्रुप को लेकर आए, फिर पूरे को वापसी नहीं लेकर गए, एक पार्ट को आप लेकर गए वापसी। क्या हम क्लियर हैं नौजवानों? आसान है। तो सर ये सवाल अच्छा था, और जो है इसको कॉपी करें, फिर अगला सवाल पे जाते हैं। कोई सवाल हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगला। क्लास कैन बी क्लासिफाइड बैक टू रेलेवेंट IFRS शाफे। 31 दिसंबर को पॉलिशिंग मशीन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की दी है। किसमें? पॉलिशिंग मशीन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की दी है। लेकिन हमने कहा ना क्लासीफाई करते हुए जब डिस्पोजल ग्रुप को करते हैं तो एज अ होल पे लेकर जाते हैं। सही है। ओवरऑल देखते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, वो अलग अलग नहीं करते, समझे? क्लासीफाई किया तो एक साथ किया। सही है। सर एक सवाल आया कि डिस्पोजल ग्रुप की 31 दिसंबर 2006 को भी तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन थी, तो हमने कहा गिवन थी, लेकिन अब जिसको क्लासीफाई करते हैं तो एक साथ एग्रीगेट की बेसिस पे करते हैं, वापसी अलग अलग है। सही है। हाय, तो अब IFRS 5 की आप 6ठी क्लास में हैं, और अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हल्के हल्के फुल्के गियर चेंज हो रहे हैं। अब क्रीज से बाहर निकल के खेला जा रहा है इसमें, सर ज़रूरत भी है। क्योंकि आप देखें ना, हम बहुत जल्दी भरने वाले हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, मेजरमेंट, एक्सेप्शन, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। सही है। पर मैं क्यों कह रहा हूँ सर ये टॉपिक बाकी टॉपिक के मुकाबले में, क्योंकि बाकी वो FR1 FR2 में पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहाँ भी नहीं पूछता। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के नाल दी, वो किसको पूछ रहा है? इस किस्म पर इसको भी पूछता है 3-4 अटैम्प्ट में एक दफ़ा। लेकिन ऐसी चीज़ें आपको पता है ना ऑडिट में भी आ सकती है। अटक वाले रिफाइन, जी जी, रिफाइनरी बंद करें तो उनका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। बढ़े सर आगे, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये आप लोग कॉपी कर लें, चलें कॉपी कर लें, बढ़ जाएं, चलें सर आगे बढ़ रहे हैं। बस इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि मेरा ये अगले हफ्ते तक तो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। अब शाफे आ जाएं, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर लें। आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ और बहुत आसान। अब तक आप समझें जो हमने पढ़ लेना उसको एक तरह से ये डिवीजन क्लोज मार लें, सॉर्ट ऑफ, मतलब रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। इन डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इन द फंक्शन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ FWL फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 13 इन अकॉर्डेंस विद द IFRS। In view of the increase on online sales in September 2013, management of Fine Woods Limited decided to close 2 of its sales offices and announced their closure effective 1 जनवरी 2000। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ टू। अब मेरा एक सवाल है, डिस्पोजल ग्रुप है या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है? कितने लोग करें डिसकंटिन्यूड डिस्पोजल ग्रुप? डिस्पोजल ग्रुप या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? आप सर देखें, सुनिएगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो एक वर्ड है थोड़ा सा बड़ा वाइड वर्ड है। सॉल्ट ऑफ, अगर मैं आपको बताऊं ना, ये एक तरह से आपका हो जाता है कि कोई पूरा लाहौर डिवीजन बंद कर दिया। कराची के अंदर यूनिलीवर की 4 सेल्स ऑफिस हैं, बोले यार 2 बंद करते हैं 2 रखते हैं। दराज, आपको पता है दराज ने बीच में एक काम किया, दराज ने हर छोटे मोटे इलाके के अंदर अपना आउटलेट खोल दिया। सही है। अगर आप दराज से कुछ मंगवाते हैं तो आपने कहा कि आप दराज से मंगवाते वक्त एक तो होता है कि आपके घर पे डिलीवरी हो जाए,
अगर आपको वो नहीं करना, आप कहते हैं यार 100 रुपये की चीज़ मंगा, डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये ले रहा है, तो अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी है तो आपको बुरे लगेंगे ये चीज़ें देते हुए। अगर आप माशाल्लाह खानदानी रईस है तो आपको कोई मसाला बोलेंगे सही है 300 रुपये घर बैठे मिल रही है, लेकिन अगर मिडिल क्लास आदमी है आप तो आप बोलेंगे 200 रुपये। तो आप उसके पहले दराज ने ये किया कि बहुत सारे डिलीवरी सेंटर खोल दिए। फिर उनको लगा कि यार ज़रूरत, तो दराज ने कहा पहले अगर हमारे कराची के अंदर, या सपोज करें लाहौर में बड़ी सिटी में 20 थे ना डिलीवरी से, मतलब जहाँ से लोग पिक कर सकते थे और सप्लाई, उसको 10 करते हैं। तो लोगों को पिक करना होगा। और वाकई में पहले अगर मैं आपको एक कराची की बात करूँ, शारा फैसल के ऊपर एक नर्सरी पे उस तरफ भी था और एक नर्सरी पे इस तरफ भी था, सही है। लेकिन अब दराज ने एक कर दिया नर्सरी के उस तरफ। तो अब आप सब, तो एक सेल्स ऑफिस अगर मैं बंद कर रहा हूँ तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ सेट ऑफ पीपी बंद कर रहा हूँ मैं, पूरा सेगमेंट बंद। हाँ, अगर वो कहता है ना दराज कराची के ऑपरेशन ही बंद कर दे तो क्या हो जाता। तो इसने कहीं भी हमें कहा कि कहीं मैं पूरे एक शहर के वो कर रहा हूँ, नहीं, तो ये क्या हो गया, डिस्पोजल। कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज एट 31 दिसंबर 2013 अमाउंटिंग टू ₹50 मिलियन, बता दिया। नेगोशिएशंस विद अ थर्ड पार्टी for a sale of the office are at an advanced stage and it is expected that all the formalities will be finalized by the end of the June 2014. Sale price of property plant and equipment net of expenses, मतलब net of liabilities कह रहा है, is estimated at 60 million। क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा मैं? यस सर करेंगे। हमने कहा क्यों, देखो डिसाइड सितंबर में क्या था, अकाउंटिंग 31 दिसंबर को करें। हमने कहा भैया सेल क्या है, प्रोबेबल भी है, और हमने कहा बातें भी चल रही हैं, लेकिन किस वैल्यू पे करूंगा, 50 पे 60 पे, 50 पे। और वहां पर जाके क्या रीवैल्यू करूंगा, मतलब फेयर वैल्यू पे लेकर जाऊंगा, नहीं सर फेयर वैल्यू हायर है। IFRS 5 क्या कहता है, लोअर। अब आ जाते हैं ऑफिस भी। कैरिंग वैल्यू ऑफ PPE एट 31 दिसंबर 2013 अमाउंटिंग टू ₹65 मिलियन as advised by a property consultant. FWL is carrying out modifications of the premises to get a better. The cost of modification is estimated at ₹15 million to FWL is expected to be completed in sale price net of expenses after modification is estimated at ₹95 million। क्या करूँगा, रिक्लासिफाई करूंगा, नहीं करूंगा, क्यों, रेडी फॉर सेल। तो अब रेडी फॉर सेल नहीं है तो रिक्लासिफिकेशन नहीं होगी, मान जाते हो इस बात को, सही है सर। रेडी फॉर सेल है तो अच्छा, अब मेरा यहाँ पर एक सवाल में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालूं। अगर यही पूरा सवाल होता और वो हमें कह देता कंपनी पीपी के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है, कंपनी पीपी के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है, इतनी सी बात कह देता तो ऑफिस बी को 65 पे रखते, 95 या 80 पे रखते। सर मैं ना सवाल में कहता कि कंपनी फेयर वैल्यू पे ही आएगी, लेकिन फेयर वैल्यू जो आपको 95 दी हुई ना, ये नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सर देखें 95 तो फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन, मुझे नहीं पता, और अभी मैंने मॉडिफिकेशन कराई नहीं, अभी कैरिंग अमाउंट 65 है, मैं 15 की मॉडिफिकेशन कराऊंगा तब मुझे कैरिंग अमाउंट 80 की पड़ेगी, तब फेयर वैल्यू क्या होगी। तो सर मैं ये नहीं कह सकता कि अगर वो 95 में से 15 ये माइनस कर दूं तो 80 की, नहीं सर, आपको नहीं पता ना। अगर आप एक बिल्डर हैं तो आप 2 लाख लगाएंगे तो आप पैसे 4 लाख से बढ़ाएंगे, 3 लाख से बढ़ाएंगे, तो आप ये ज़रूर कहते हैं कि हाँ फेयर वैल्यू पे मेजर होगी, लेकिन फेयर वैल्यू 95 या 80 नहीं कंसिडर करेंगे, जो भी है। तो मेरा पॉइंट समझे सर। तो बेसिकली इस सवाल ने आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह क्लियर किया होगा। अब सर बाकी इसके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम करेंगे अगली क्लास में, और हम आज की क्लास में एक छोटा सा एक, बस मैंने कहा ना हर क्लास में कोशिश करेंगे 10 मिनट में कोई अच्छी सी बात हो, तो आज की क्लास में मैंने आपको कहा था फर्म में कभी हम बनते हैं स्मार्ट और कभी हो जाते हैं ओवर स्मार्ट। आपकी नज़र में आप स्मार्ट ही होते हो, लेकिन बॉस को लगता है आप ओवर स्मार्ट। मेरे साथ ही एक वाकया हुआ, रियल वाकया। मेरी आर्टिकल C फर्ग्यूसन सेक्शन बी में पार्टनर्स
उनमें से एक उस टाइम पे सीनियर मैनेजर थे, अब पार्टनर हो गए, दूसरे तो पार्टनर ही थे, नाम तो बताइए। नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक पार्टनर के साथ जिनके साथ मैंने ज़्यादातर जॉब्स की, मैंने मतलब आप समझे अगर 17, मैंने हिसाब लगा कि मैं 17 ऑडिट किए थे 3-3.5 साल में माशाल्लाह। उन 17 में से 2 मैंने खाली अलग अलग पार्टनर्स के साथ किए, बाकी 15 एक ही पार्टनर के साथ किए। और उन 17 में से सिर्फ एक जॉब ऐसी थी, सिर्फ एक जॉब ऐसी थी जो आप ये समझें कि मैंने उस सीनियर मैनेजर के साथ नहीं की थी, जो कि अब पार्टनर बन चुके हैं। बाकी 16 में सीनियर मैनेजर वही थे। तो अब कहानी कुछ ऐसी है, एक क्लाइंट है, अब देखें मैं नाम भी नहीं बताऊंगा उस क्लाइंट का, लेकिन अभी भी वो फर्ग्यूसन के पास ही है, सेक्शन बी में ही है। उसका एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है जो कि हाजमे के लिए यूज़ होता है, सही है। तो वो जो है अब आप खुद पहुंच जाएंगे, आपके ऊपर है। तो अब हुआ ये कि उस क्लाइंट, प्राइवेट क्लाइंट कंपनी है वो कहने को, उसका इंटरनल भी हमारे पास था, एक्सटर्नल ऑडिट भी हमारे पास था। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, लिस्टेड कंपनी का आप नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी में तो कोई मसला, इंटरनल ऑडिटर भी हमें, और भी कह रहे थे हम खुद बनाए। हाँ तो वो तो हम खुद ही बनाते हो आपको जाके वो। और मैं अच्छा एक और बात भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर क्लाइंट अकाउंट्स क्यों बनाता है, लोग कहते हैं हमारी फर्म भी खुद बनाती है। देखो मैं अक्सर इसको यूँ जस्टिफाई करता हूँ कि आप ऑडिट में आपने पढ़ा हुआ एक अजर्शन होती है, क्लासिफिकेशन की अजर्शन। तो मैं अकाउंट्स खुद सिर्फ बनाता हूँ, ट्रायल बैलेंस क्लाइंट देता है। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस उसको मैं पकड़ करके अकाउंट्स खुद बना रहा हूँ, तो मैं अपनी क्लासिफिकेशन की अजर्शन को इसी तरीके से वेरीफाई कर रहा हूँ। पता नहीं ना, तो ये याद रखें, तो एक गलत चीज़ नहीं है, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि थोड़ा सारी फर्म्स अकाउंट्स खुद बनाती हैं। भाई अच्छा है, आप अपनी क्लासिफिकेशन के अदर्शन को, पता चला क्लाइंट ने किसी नॉन करंट लायबिलिटी को करंट बना दिया, तो आप अपने हिसाब से करोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसीलिए बिग फोर पागल नहीं है कि वो अकाउंट्स, या जितनी भी फर्म्स हैं इस वक्त मेरा मानना है पाकिस्तान में ज़्यादातर फर्म्स खुद ही अकाउंट्स बना रही हैं, और अगर कोई अकाउंट्स नहीं बना रही तो वो काम चोरी कर रही है, सही है। खैर उसका हम इंटरनल ऑडिटर भी थे, एक्सटर्नल भी थे। पहले हम जाते थे, वही टीम, अब आप हैरत देखें, वही टीम इंटरनल ऑडिट करती थी, इसके बाद वही टीम अब ये सब चीज़ें जो है ना, आप लोगों को लगता है क्लाइंट में, आप होता है प्राइवेट कंपनी क्या है ना, एक आध बंदा। अच्छा मैंने उस क्लाइंट का, मैं इंटरनल ऑडिट की टीम में भी था एक्स्ट्रा, लेकिन बात करो इंटरनल ऑडिट की टीम। अब यहाँ पर जो मुझे डांट पड़ी थी, भाई आप इंटरनल ऑडिट में ना उनकी सारी पॉलिसी सब चीज़ें चेक करते हैं। मैंने कहा उस क्लाइंट ने, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं ना, वैसे ही जो सरकारी इदारों में कैंटीन्स होते हैं ना, अब बड़े बड़े उनको भी ये वो क्लाइंट चीज़ें अपनी प्रोवाइड करता था, प्रोडक्ट्स। और उन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से उन्होंने एग्रीमेंट में वादा किया हुआ था कि हम पाकिस्तान में सबसे सस्ता तुम्हें बेचेंगे, सही है। एग्रीमेंट में था लिखा हुआ कि लोवेस्ट प्राइसेस विल बी कोटेड टू यू। अच्छा मैं इसको, अच्छा यूजुअली बच्चे इतने एग्रीमेंट पढ़ते भी नहीं, पढ़ लिया करो, इंटरनल ऑडिट में तो वही काम आते हैं, एक्सटर्नल में भी काम आते हैं। खैर तो, और वो मैंने देखा उस टाइम पे इम्तियाज़ इतने थे नहीं, 2012 की बात है, और वो उससे सस्ता मेट्रो को बेच रहे थे। अच्छा ये पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं तो चौड़ेपन में कि यार मैंने ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया और मैं इसको ऊपर बताऊंगा। अच्छा बीच में फर्ग्यूसन में सीन क्या था, पार्टनर थे फर्रुख रहमान, अभी भी हैं, अभी आईकेप के काउंसिल मेंबर भी, आपने शायद नाम सुना होगा फर्रुख रहमान का, और बहुत टेक्निकली अच्छे आदमी, बहुत तेज़ आदमी। उनके साथ थे सीनियर मैनेजर, आज भी मुझे अभी इंशाल्लाह एक शादी में जाना है, इंशाल्लाह इनसे मुलाकात हो जाएगी। अब ये पार्टनर हो गए, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है ये, सही है। लेकिन अब ये क्या था, ये ना क्लाइंट की तरफ से खेलने लग जाते थे पीआर। कभी कभी हम कहते थे कि बॉस ये मतलब समझ रहे हो, मतलब चीज़ों को कवर करते थे लेकिन क्लाइंट, और मैं था एक उस टाइम पे, मैं आप समझे क्लाइंट पे सेमी सीनियर था। तो हुआ ये जनवरी की बात होगी, कोई दिसंबर जनवरी 2012। अब उस टाइम पे मैं ऑडिट कर रहा था, इंटरनल ऑडिट में, इत्तेफाक से इनकी आंखों का हो गया इन्फेक्शन। ये वैसे छुट्टी नहीं करते थे, ये उस टाइम पे आ जाते थे सुबह 8 बजे और रात को 10 बजे जाते थे। अब सुना है कि थोड़े सही हो गए, पार्टनर जो बन गए, सही। अब पार्टनर ने बुला लिया कि भाई आओ रिव्यू कराओ। पर जब फर्ग्यूसन में कुछ पार्टनर बुला लेते हैं, फर्रुख रहमान कम बुलाते हैं लेकिन बुला लेते हैं। अब हम खुश, क्योंकि फर्रुख रहमान का नाम इतना ज़्यादा है फर्म में, भाई टेक्निकली बहुत साउंड। मैंने कहा उसके सामने चौड़े बनेंगे,
मैंने जाके पार्टनर को बता दिया कि उसने कहा कोई पॉइंट है तुम्हारा इंटरनल ऑडिट में? मैंने कहा हाँ पॉइंट है ना। मैंने उनको 2-3 पॉइंट लिखे, बाकी तो बेकार से थे, ये मेन पॉइंट था। मैंने कहा इन्होंने एग्रीमेंट में कहा है उनको देंगे, और उनको तो पिछले 1 साल से ये लोग सबसे मतलब सस्ते को छोड़ो सबसे महंगा दे रहे। पार्टनर ने कहा ठीक है। पार्टनर ने कहा ईमेल ड्राफ्ट करो, क्लाइंट को भेजो, और उसी मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को लूप में लो, मुझे लूप में लो, जॉब इंचार्ज को लूप में लो, क्लाइंट को ईमेल कर दो। मैंने क्लाइंट को चौड़े में आके ईमेल कर दी। क्लाइंट को जब ये ईमेल गई, अब आपको बता रहा हूँ, क्लाइंट ने इनको फ़ोन घुमा दिया, और हम उस दिन घर पे चले गए, ऐसे ही खुश खुश क्लासों में फारूक के सामने नाम बना। अगले दिन मेरे पहुंचने से पहले फर्म में पहुंचे गए थे। बोला आसान को बुलाओ। अब जाहिर सी बात है, सीनियर मैनेजर आपके फर्म में अब आप अभी आप लोगों ने वो फीलर फेस नहीं किया, आप करोगे इंशाल्लाह, मेरी इस बातों को याद हो। आपके पहुंचने से पहले सीनियर मैनेजर बोल दिया इसको बुलाओ ना, तो उसका मतलब मौत है। मैं गया रूम में, बोला जी बॉस। छूटते उन्होंने बोला बहुत शौक है तुझे ओवर स्मार्ट बनने का, क्या ज़रूरत थी ये पॉइंट बताने की? मैंने कहा बॉस, उन्होंने पूछा कोई पॉइंट से तो मैंने बता दिया। बोला मसला ये है कि यार फारूक मानेंगे नहीं, और क्लाइंट भी नहीं चाह रहा था कि उनको सस्ते में बेचे। अब बोला यार तेरी वजह से ये पॉइंट जाएगा भी, हाईलाइट भी होगा, और फिर जाहिर सी बात है उनके आबा व अजदाद, वो क्लाइंट भले प्राइवेट कंपनी, उनके आबा व अजदाद तो बाहर के थे। बोला यार अब उन तक भी ये बात जाएगी तो इनका भी नाम खराब होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार देख तेरी वजह से ना, तेरी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ये मसला खड़ा हुआ। तो अब मैं क्या करता, मैंने बोल दिया सॉरी बॉस। सही है। अब आप हालांकि देखें तो मैंने तो पार्टनर को, लेकिन यहाँ पे आपको मैनेज करना है। अगर आपको लगे ना कि यार बीच में मेरा मैनेजर ऐसा है जो कि क्लाइंट को फेवर कहीं ना कुछ कर देता है, और आपको लगे, तो याद रखें पार्टनर आपको ना इस स्टेज पे 1-1.5 साल में अभी जो लर्निंग पॉइंट है इतना याद नहीं रखेगा, मैनेजर को आप याद होगे। तो खैर वो पॉइंट तो फिर गया रिपोर्ट में, बट वो पार्टनर को मैं याद भी रह गया। अपने पार्टनर ने क्या किया, मुझे इंस्ट्रक्ट भी कर दिया। उस पार्टनर के उस टाइम पे जो सीनियर मैनेजर थे उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट कर दिया। पार्टनर को मैं याद इतना सारी सी बातें फॉलो उस टाइम पे इतना नहीं रहा। उन्होंने सीनियर मैनेजर से बोला था आज के बाद से जब तक तू जॉब इंचार्ज नहीं बन जाता, कोई पार्टनर तुझे रिव्यू का बोले भी ना, खबरदार जो तूने रिव्यू के अंदर कोई ऐसी बात की जो मुझे पहले नहीं पता है। मैंने कहा जी बॉस। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लर्निंग दी, पॉइंट्स पकड़ो, मैनेजर की नोटिस में लाओ, फिर कभी मौका होगा कभी तुम डायरेक्ट पार्टनर तुम्हें बुला ले लो। तो ऐसा ना हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैनेजर को ये बात फील हुई शायद कि यार इसने स्मार्टनेस ने मुझे बाईपास किया पार्टनर के सामने, और मैनेजर थोड़ा सा गंदा यहाँ पे हो जाता है इस बात को। देखो ये क्या मैनेजर बोलता है यार, मतलब पार्टनर तो ये बोलेगा ना कि मैंने सही से रिव्यू नहीं किया, क्योंकि अगर वो बंदा बीच में ये रिव्यू कर लेते तो ये पॉइंट मेरे से क्या करते। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखा करो। सही है, इस स्टेज पे देखो, क्योंकि मैनेजर के साथ बना के रखोगे, अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, सब चीज़ें होंगी। पार्टनर को तुम याद नहीं रहोगे, इतना याद रखना। और हो सकता है जब तक तुम फर्म छोड़ो तब तक वही मैनेजर पार्टनर बन जाए। और फिर ये जो थे, ऐसा नहीं कि मैंने इनसे बिगड़ गई, मैंने इनके साथ बाद में इन्होंने मतलब जब भी मुलाकात हो, एक दफ़ा इन्होंने मुझे मतलब खाने पे अलग से इनवाइट किया था, मुझे और हम 2-3 लड़कों को। फिर उन्होंने इस टाइम एक जॉब भी बनाई थी, ऐसा नहीं मतलब माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। सही है, क्योंकि इनके साथ मेरी, फिर कभी बताऊंगा, एक दफ़ा ऐसा चीखे थे कि फर्ग्यूसन के अभी बने सेक्शन पे, अभी फर्स्ट फ्लोर पे, सेक्शन बी 3rd फ्लोर, उस टाइम पे फर्स्ट फ्लोर पे था, मुझ पे ऐसा चीखे थे कि 4थे फ्लोर से लोगों ने आके मुझसे अफसोस किया था। आज जो तेरे साथ हुआ है ऐसा बहुत कम हुआ है, तो माफ़ी, मतलब सब ने आके अफसोस किया था। लेकिन वही बात कि इस बंदे को भी रियलाइज़ था, फिर कभी सुनाऊंगा इनकी कहानी। इन्होंने मुझसे बाद में सॉरी तो नहीं किया, लेकिन कंपनसेट किया, छुट्टियां दे दी, पार्टी करने का मौका दिया। तो चलें सर, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।